इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया जाए, कोई भी नॉर्मल लोग से पूछ लो आप तो बहुत अपने अपने राय बता देंगे, क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। और आज हम शेयर करेंगे अपना ओपिनियन। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम कैसा है कंपैरिजन टू और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का था वो कैसा था। तो चलिए शुरू किया जाए। वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो फिनलैंड बहुत सही जगह है। ओके, फिर आपको पता होगा उसके बाद स्विट्जरलैंड है और यूएसए है। ये सब कंट्रीज है जो एजुकेशन सिस्टम को इतना डीपली समझती है कि अपने जो स्टूडेंट्स है वहाँ के उनको सब फ्री, या तो ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव माहौल में वो बच्चों को ग्रो करा रहे, वो अपने बच्चों को एकदम फ्रीली जिस तरह बच्चा जाना चाहता है उस हिसाब से वो बच्चे को उनकी फील्ड चॉइस कराते हैं। जैसे अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, कंपैरेटिवली वो एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है, बहुत प्रोडक्टिव है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत पॉजिटिव भी है कि वहाँ पे कोई भी बच्चा जो है अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने में बहुत सक्षम या फिर काबिल बन जाता है उस लेवल पे। यूएसए जो है हर एक फील्ड में बहुत आगे है। उनका स्पोर्ट्स भी अगर आप देख लो तो वो वर्ल्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक्स पर ही क्लोज होता है। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कंपेयर करें, यूएस का बजट बहुत ही ज्यादा है, उसके बाद चाइना का भी बजट बहुत ज्यादा है। तो हाँ, एजुकेशन सिस्टम थर्ड नंबर पे आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का। और फिनलैंड की बात करें जो नंबर 1 वर्ल्ड के पोजीशन में आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि उधर 99% ऑफ पर्सन जो निकलते हैं वो लिटरेट होते हैं और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इंक्लूडिंग दे नो लाइक 5 से ज़्यादा लैंग्वेज सबको आती है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फिनलैंड में जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, मोर ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच है और लेस थियोरेटिकल अप्रोच है। वहाँ पे जो प्लेग्राउंड्स बनाए गए वो इस तरह से डिजाइन किए कि लोग खेलते खेलते भी सीख सकें। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हारे बर्डन फील होगा। ओके, इस तरह से नहीं होता, वो मगफ वाला सिस्टम नहीं हो जाता जैसे अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। एक्चुअली मुझे जापानीज और इजराइल का जो सिस्टम है वो भी बहुत सही लगता है। जापानीज में वैल्यूज वगैरह सिखाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इंडिया का जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उसमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, वैल्यूज, वर्च्यूज, रिस्पेक्ट करो, स्पिरिचुअलिटी करो, ये सब चीज़ें। अभी जो है अभी बस मेन फोकस हो रहा है साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, बस ये 3 फील्ड जो है मेजरली अपने यहाँ पे जो स्टूडेंट को वो एक्चुअली मैकेनिकल बना कर रखा हुआ है कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है और फिर बाद में ग्रेजुएट होकर बैठ जाना है। ओके, एक ही पैटर्न सब जगह फॉलो है, हर एक स्टूडेंट को एक ही पैटर्न फॉलो करनी पड़ती है। तुम्हारा जो टैलेंट है, तुम्हारा जो हॉबी है वो थोड़ा साइड में रहे, पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, इसमें ये सब्जेक्ट ये करो, ये बनो। मोस्ट ऑफ ऐसा है कि ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ इंजीनियर, डॉक्टर, उसके अलावा कुछ नहीं मोस्ट ऑफ। और ये तब तक होता है जब तक हम 12th में आ जाते हैं, कॉलेज में आता है। और जब कॉलेज में आता है हम अपना खुद का डिसीजन लेने जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए थी ही नहीं। तो बैक टू फिनलैंड, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ के जो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे वो ऑलरेडी कोडिंग चालू कर देते सीखना आर्डिनो के बारे में। और यहाँ पे आर्डिनो सिखाया जाता है कॉलेज, इंट्रोड्यूस हो जाता है कॉलेज में, कि हमें 12th तक तो पता ही नहीं होता कि आर्डिनो क्या है। एक्चुअली मेरा मेन ड्रॉप आउट करने का रीजन ये था स्कूल मतलब कॉलेज से कि यार जो ग्रेजुएट है, जो अपनी कंप्यूटर फील्ड में ग्रेजुएट है बंदा, वो एप्स बना नहीं पा रहा, तो मुझे इतना अपसेट फीलिंग हुआ था उस टाइम पर। और वहीं पे मैं एक 6 मंथ का क्लासेस होता है तो वहाँ पे वो एक होर्डिंग मारा हुआ है कि यार लर्न कोडिंग विद इन 6 मंथ्स। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि यार यहाँ पे 3 साल या 4 साल में स्पेंड करके कोडिंग सीख रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज का एक डिग्री ले रहा हूँ जो आर्टिफिशियल है कुछ, मतलब मुझे उसके बाद ना ऐप डेवलप करना आ रहा है ना कुछ डेवलप करना आ रहा है। तो यही चीज हम फिनलैंड के बारे में देखें तो फिनलैंड का हर एक नेबरिंग स्कूल जो है वो सेम होता है। यानी आप कंट्री में कोई भी स्कूल में एडमिशन ले लो, सब जगह एजुकेशन क्वालिटी सेम रहेगी और उसकी वजह से स्टूडेंट अपने घर से करीब रहता है। तो उनका फोकस एजुकेशन सिस्टम में ये है कि लोग जो बच्चा है उस घर पे ज़्यादा टाइम बिता सके, घर पे क्वालिटी रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, नए नए वैल्यूज सीख सके। क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो है बहुत मैटर करती है वहाँ पर। या क्वालिटी ऑफ टीचर्स इतना मैटर करती है कि वहाँ पे वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम टीचर्स की होती है। जैसे अपने यूपीएससी, आईआईटी होती है, एम्स होती है। और ये भी है कि पेमेंट भी उनको एकदम हाईली मिलता है। और एक चीज़
पेमेंट से याद आया कि बजट जो होता है वो टोटली कहाँ से मिलता है, अपने टैक्सेशन से, जो गवर्नमेंट के टैक्स जो कलेक्ट करते हैं उससे फ्री एजुकेशन मिलता है पूरे कंट्री में। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस वो जो है इंडिया में नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हो गई। तो अगर आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको इंडिया में एक मैकेनिकल माइंडसेट के हिसाब से आपको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करनी होती है, और वो जो है एक पूरा मगअप सिस्टम हो जाता है। ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिया में पॉपुलेशन है तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कि हाँ हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को तुरंत चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ भी है कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, फ्रॉम डेजिग्नेटेड स्कूल शिफ्ट हो रहा है ट्यूशन्स पे, प्राइवेट ट्यूशन पे, प्राइवेट कोर्सेज पे। वहाँ पे तुम बच्चों 1 लाख 2 लाख देके वही चीज़ सीख रहे हैं जो स्कूल में एक्चुअली है, बट स्कूल में उतना। हाँ ये चीज़ है कि आजकल जो हायर कर रहे हैं प्राइवेट कोर्सेज वो लोग अच्छे जो भी टीचर्स है वो हायर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, लेकिन उसके साथ फीस भी उतनी है। तो जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होता है, जो रूरल बैकग्राउंड से होता है, जिसका कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता, तो वो ये चीज़ नहीं ले पा रहा। पर्सन बिहाइंड आधार कार्ड, यूपीआई जो वर्ल्ड में पूरा ग्लोबल लीड कर रही है पेमेंट सिस्टम्स में, यूपीआई वो एक आईटी का बाई प्रोडक्ट है। बट जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो होती है वो इस लेवल पे काम नहीं कर रही जिस लेवल पे ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस से गुजर रहे, ग्रेजुएट हो रहे और फिर वही अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ ये चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है कि जैसे कोविड का इम्पैक्ट हुआ उसके बाद तो आई थिंक मोर देन 10 करोड़ ऑफ जॉब लॉसेस हुए हैं। और इन द वे ये देखा जाए कि जो सेंस होता है ना कि आपको ऊपर से कोई प्रेशर देता है तो आपको वो चीज़ करने की उतनी इच्छा नहीं होगी, बट इफ़ इट्स योर पैशन, इफ़ इट्स योर हॉबी, तो वो चीज़ आप दिन रात करोगे और उससे अल्टीमेट फ़ायदा है जो इंडिया को होना चाहिए। अपना यही एम है कि भाई कुछ भी करो इंडिया को आगे बढ़ाना है। और ऐसा नहीं है कि अपनी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही लो स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग निकल रहे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बन रहे हैं। भाई गूगल के सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, फिर देखा जाए तो अपन जो वीजा, मास्टर कार्ड कोको कोला कंपनी के जो सीईओ है वो मोस्ट ऑफ इंडियन बेस्ड है। ट्विटर पे जो थे फॉर्मर जो अपने सीईओ थे वो भी इंडिया के ही थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ना सिर्फ टॉप स्कॉलर्स को देख के हमें फोकस भी करना चाहिए एवरेज स्टूडेंट्स पे। क्यों लोग एवरेज क्यों बन रहे हैं? और आगे जाके ऐसा भी नहीं है कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो 12th के बाद, कॉलेज के बाद जो मेन बड़ी बड़ी एग्जाम है, IITs है, NITs है, UPSC है, वो मोस्ट ऑफ एवरेज स्टूडेंट ही क्रैक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट की कमी है, उनमें टैलेंट बहुत है। बस इतना है कि थोड़ा बहुत हमें टर्न आउट ट्विस्ट करना चाहिए अपने स्कूलिंग जो एजुकेशन है उसको। एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में लोग आते हैं जब फेस करना था पूरे वर्ल्ड को, तो वो फेस नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि इस पर भी फोकस करना चाहिए अपना। और एक पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है जो बहुत सारी जॉब्स खा जाए, तो अपने को प्रोग्रेस करते रहो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी लोगों की जॉब्स खा जाएगा, जो डेस्क जॉब्स है। एक जो मेन चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती वो क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिव बनो तो आपकी जॉब नहीं जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह घुस जाएगा। तुम लैबोरेटरीज में ले लो, डॉक्टर्स का जो सपोर्टर्स होते हैं, जो कंपाउंडर बोलते हैं, उनकी जॉब्स खा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो डेस्क जॉब्स होती है, हर कोई डेस्क जॉब खा जाएगा कंप्लीटली। मतलब टाइम लगेगा थोड़ा, 15 से 20 साल लग जाएंगे उसे, संभल के रहो। बट धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, वो थ्रेट है वैसे भी। यस, सो आई थिंक ये चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर भी हमें लिटरेसी रखना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए। कोडिंग के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो जनरल परसेप्शन होता है लोगों का, नॉट फॉर कि हाँ मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, वो परस्पेक्टिव नहीं। कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी डॉक्टर हो, थोड़ा बेसिक नॉलेज इस तरह से होना चाहिए कि थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज हो कि आपका जो मोबाइल है हैक कैसे हो सकता है, क्या डाउनलोड करो तो ये क्या फ्रॉड मैसेज है, स्कैम्स क्या होते हैं, उसके बारे में जानो। तो एजुकेशन वो होता है कि जैसे आज से 30 साल पहले लोग ऐसे हंसते थे कि यार एक इंसान यहाँ पर बैठा है, दूसरा इंसान वहाँ पर बैठा है, और बिना किसी वायर या किसी तार के तुम किस तरह से कम्युनिकेट कर पाओगे, तो लोग उस टाइम पे हंसते थे कि यार। और अभी स्मार्टफोन्स आ चुके हैं। नहीं, अब था ना कि कबूतर के अलावा कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अभी जो है स्मार्टफोन्स
वो पूरी दुनिया में छा चुका है, तो उस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब घुसेगा अंदर हमें पता ही नहीं चल पाएगा। बात ये है। तो ओके, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और आई थिंक ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हम शायद और एक पॉडकास्ट बनाएंगे। तो ये अब हमारा ओपिनियन था, तो आपका जो ओपिनियन है वो भी कमेंट डाउन करो, और अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो और नई नई चीज़ें हम लेके आएंगे। और हमें ये चीज़ भी कमेंट करो कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा रखें, क्या चीज़ हम कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फीडबैक देना ज़रूरी है क्योंकि फीडबैक से ही आदमी सीखता है। तो चलो इसी से हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगले podcast।